नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो सेमीकंडक्टर मिशन को मंजूरी मिल गई है और कैबिनेट के 7 बड़े फैसलों से विकास की गति तेज होती हुई नजर आ रही है। तो मोदी कैबिनेट ने विकास योजनाओं को हरी झंडी दिखा दी है। इंफ्रास्ट्रक्चर और आत्मनिर्भरता को इससे बढ़ावा भी मिलता हुआ नजर आएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल और आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCEA की बैठक में देश के विकास, तकनीकी आत्मनिर्भरता और बुनियादी ढांचे से जुड़े 7 बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। तो केंद्रीय रेल और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय फैसलों की जानकारी साझा की। बैठक में वाराणसी यानी कि काशी के बुनियादी ढांचे के विकास से जुड़े 2 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन योजनाओं का उद्देश्य शहर में सुविधाओं और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है। इसके अलावा सरकार ने सेमीकंडक्टर सेक्टर को मजबूत करने के लिए सेमीकॉन 2.0 मिशन को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। इस कदम से भारत में चिप निर्माण क्षमता बढ़ाने और तकनीकी आत्मनिर्भरता को गति मिलने की उम्मीद है। तो कैबिनेट ने मोबाइल फोन निर्माण को बढ़ावा देने वाली योजना और यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए राष्ट्रीय निवेश नीति को भी मंजूरी दी। इससे घरेलू विनिर्माण और औद्योगिक विकास को मजबूती मिलने की संभावना है। तो रेलवे क्षेत्र में भी बड़े फैसले लिए गए हैं। रेलवे नेटवर्क के विस्तार और आधुनिकीकरण के तहत ट्रैक डबलिंग और चौथी रेलवे लाइन के निर्माण से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सरकार का कहना है कि इन फैसलों से रोजगार, कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को नई गति मिलती हुई नजर आएगी। वहीं राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासी विवाद तेज हो गया है। यूपी विधानसभा स्पीकर सतीश महाना के एक बयान पर कांग्रेस ने सवाल उठा दिए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में महाना कहते हुए नजर आए थे कि जिसने श्रद्धा से दान नहीं दिया उनका पैसा चोरी हुआ। इस बयान के बाद विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा। यूपी कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राज्य में अपराधियों के हौसले बढ़े हुए हैं और सत्ता में बैठे लोग मामले पर अजीब तर्क दे रहे हैं। कांग्रेस ने सवाल किया कि क्या अब सरकार जनता की श्रद्धा का भी आंकलन करेगी। विवाद बढ़ने के बाद सतीश महाना ने अपने बयान पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि उनका आशय यह नहीं था कि पूरा संगठन दोषी है। उन्होंने कहा कि मंदिर निर्माण के लिए दिया गया धन श्रद्धा का विषय है और चोरी की घटना में जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। महाना ने कहा कि धन की चोरी हुई है और सरकार व ट्रस्ट इस मामले में कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े पूरे संगठन को दोषी ठहराना उचित नहीं है। मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी लगातार जारी है। आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। ममता बनर्जी को सियासी बड़ा झटका लगा है। तो मदन मित्रा ने बागी गुट का दामन थाम लिया है। TMC में अंदरूनी कलह लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो दिग्गज नेता के फैसले से राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक मदन मित्रा ने बागी गुट का दामन थाम लिया है। उनके इस कदम के बाद राज्य की सियासत में नई चर्चाएं तेज हो गई हैं और तृणमूल कांग्रेस के अंदर चल रही खींचतान खुलकर सामने आने लगी है। मदन मित्रा लंबे समय से तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख चेहरों में शामिल रहे हैं। संगठन और सरकार में उनकी भूमिका को काफ़ी अहम माना जाता रहा है। ऐसे में उनका बागी गुट के साथ जाना मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए राजनीतिक चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के अंदर कई मुद्दों को लेकर असंतोष की स्थिति बनी हुई थी। अब मदन मित्रा के फैसले ने इस अंदरूनी संघर्ष को और हवा दे दी है। विपक्षी दलों ने भी इस घटनाक्रम को लेकर तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस की ओर से इस पूरे मामले पर अभी आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है। आने वाले दिनों में देखना अहम होगा कि मदन मित्रा के फैसले का बंगाल की राजनीति और पार्टी के समीकरणों पर कितना असर पड़ता है। उधर महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर उद्धव ठाकरे और CM देवेंद्र फडणवीस के बीच बयानबाजी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। फडणवीस समर्थकों ने उद्धव ठाकरे के आरोपों का जवाब तथ्यों, तर्कों और संयम के साथ देने का दावा किया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि देवेंद्र फडणवीस ने अपने कार्यकाल के दौरान विकास कार्यों और प्रशासनिक फैसलों के जरिए अपनी अलग पहचान बनाई है। उनके समर्थकों का दावा है कि जनता के बीच उनका भरोसा और स्वीकार्यता लगातार मजबूत हुई है। वहीं उद्धव ठाकरे गुट की ओर से राज्य सरकार और बीजेपी पर लगातार राजनीतिक हमले किए जाते रहे हैं। ठाकरे की राजनीति और नेतृत्व को लेकर भी सियासी दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। महाराष्ट्र की राजनीति में दोनों नेताओं के बीच विचारधारा और नेतृत्व को लेकर मुकाबला लंबे समय से देखने को मिलता रहा है। जहां एक ओर फडणवीस अपने काम और संगठनात्मक पकड़ को अपनी ताकत बताते हैं, वहीं उद्धव ठाकरे अपने राजनीतिक अनुभव और जन समर्थन के आधार पर सक्रिय हैं। आने वाले समय में राज्य की राजनीति में ये टकराव और तेज होने की संभावना है, क्योंकि दोनों खेमे अपनी अपनी रणनीति
के साथ जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटे हैं। वहीं बिहार के हाई प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी से जुड़े वरिष्ठ नेताओं ने बीजेपी में शामिल होने से चुनावी माहौल को और गर्मा दिया है। प्रोफेसर केसी सिन्हा समेत कई नेताओं ने जन सुराज का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। केसी सिन्हा इससे पहले जन सुराज के टिकट पर कुम्हरार विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं और क्षेत्र में उनकी राजनीतिक पकड़ मानी जाती है। इसके अलावा बिट्टू सिंह और अन्य नेताओं के बीजेपी में शामिल होने से प्रशांत किशोर की पार्टी की चुनावी तैयारियों पर असर पड़ने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। बीजेपी ने इस घटनाक्रम को चुनाव से पहले अपनी मजबूती के तौर पर पेश किया है, जबकि जन सुराज के लिए ये संगठनात्मक चुनौती माना जा रहा है। बांकीपुर सीट पर बीजेपी, जन सुराज और अन्य दलों के बीच मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। उपचुनाव से पहले नेताओं के दल बदलने से बिहार की राजनीति में हलचलें बढ़ गई हैं। अब सभी की नज़र इस बात पर है कि यह बदलाव चुनावी समीकरणों को कितना प्रभावित करता है। वहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में इंडिया गठबंधन के अंदर खींचतान की चर्चाएं तेज हो गई हैं। सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद लगातार समाजवादी पार्टी और उसके प्रमुख अखिलेश यादव पर बयान दे रहे हैं, जिससे गठबंधन की सियासी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। इमरान मसूद ने हाल के दिनों में अखिलेश यादव की राजनीति और मुस्लिम मुद्दों पर उनके रुख को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों से वोट तो लेती है, लेकिन उनके मुद्दों को लेकर उतनी मुखर नहीं रहती। उनके इस बयानों से सपा नेताओं में नाराजगी जताई है और मऊ से सपा सांसद राजीव राय ने भी कांग्रेस नेतृत्व से ऐसे बयानों पर कार्रवाई की मांग की है। हालांकि कांग्रेस की यूपी और दिल्ली इकाई ने अभी तक इमरान मसूद के बयानों पर कोई सख्त प्रतिक्रिया नहीं दी है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक इमरान मसूद के बयान केवल व्यक्तिगत नाराजगी नहीं, बल्कि आगामी विधानसभा चुनावों और सीट बंटवारे की राजनीति से भी जुड़े हो सकते हैं। कांग्रेस और सपा के बीच उत्तर प्रदेश में गठबंधन को लेकर पहले से ही कई मुद्दों पर मतभेद सामने आते रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या इमरान मसूद के बयान कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा है या फिर ये उनकी व्यक्तिगत राजनीतिक लाइन है। आने वाले दिनों में गठबंधन की दिशा इस विवाद से प्रभावित हो सकती है। वहीं मुंबई के कोस्टल रोड टनल में एक कार में धमाके की खबर से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि टनल के अंदर अचानक कार में आग लग गई, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी की स्थिति बन गई। घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था को तुरंत सक्रिय किया गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग और आपातकालीन टीमें मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया गया। टनल के अंदर धुआं फैलने के कारण कुछ समय के लिए लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। राहत और बचाव टीमों ने स्थिति को नियंत्रित करने के प्रयास किए। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक घटना में किसी बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है और हालांकि आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है। अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। घटना के बाद कोस्टल रोड पर कुछ समय के लिए यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई। प्रशासन की ओर से लोगों से अपील की गई कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें और आधिकारिक जानकारी का इंतजार करें। पुलिस और संबंधित विभाग पूरे मामले की जांच में जुटे हुए हैं। उधर नोएडा के ममूरा इलाके में बुधवार को एक भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कई परिवारों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिल पाया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक करीब 50 परिवार आग की चपेट में फंस गए, जिन्हें सुरक्षित निकालने के लिए दमकल विभाग और बचाव टीमों ने बड़े स्तर पर अभियान शुरू किया। घटना की सूचना मिलते ही कई दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया गया। राहत एवं बचाव दल ने इमारतों और आसपास के इलाकों से लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की और आग के कारण इलाके में धुआं फैल गया, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। प्रशासन की ओर से स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। हादसे में 2 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही होगी। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। स्थानीय लोगों के अनुसार आग लगने के बाद इलाके में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई थी। पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर मौजूद हैं और प्रभावित परिवारों को सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स यानी CSK में महेंद्र सिंह धोनी की भूमिका आने वाले समय में और बड़ी हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रेंचाइजी उन्हें मेंटोर की जिम्मेदारी सौंपने पर विचार कर रही है। साथ ही टीम के अगले मुख्य कोच के चयन में भी धोनी की अहम भूमिका हो सकती है। रिपोर्ट के अनुसार लंबे समय तक टीम के मुख्य कोच रहे स्टीफन फ्लेमिंग के पद छोड़ने के बाद यह जिम्मेदारी किसे मिलेगी, इस पर अंतिम फैसला लेने में धोनी की राय को काफ़ी महत्व दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि फ्रेंचाइजी नए कोच के चयन में जल्दबाजी नहीं करना चाहती और सही उम्मीदवार की तलाश कर रही है। धोनी फिलहाल खिलाड़ी के तौर पर भी CSK से जुड़े हुए हैं। उन्हें IPL 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले 4 करोड़ रुपए में रिटेन किया गया था। हालांकि 2026 सीजन में चोट के कारण वो कोई मुकाबला नहीं खेल सके थे। अब IPL 2027 में धोनी खिलाड़ी के रूप में मैदान पर उतरेंगे या नहीं, इसका फैसला उन्हीं पर निर्भर करेगा।
अगर वो खेलने से दूरी बनाते हैं तो फ्रेंचाइजी उन्हें मेंटोर या क्रिकेट संचालन से जुड़ी किसी महत्वपूर्ण भूमिका में जिम्मेदारी दे सकती है। हालांकि इस संबंध में अभी तक सीएसके की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।